रहे हैं। कोई मूल्य टिप्स जो इनके की आपको उसको करेंगे तो आपके जो लागत वो कम होगी, पैदावार अधिक होगी। कहीं आपसे त्रुटियां हो रही हैं, उन त्रुटियों को हटाने के लिए या उसे दूर करने के लिए आपको अपने को टिप्स देंगे। उनकी बात मानने के बाद हम किसान के और जो बातें बोले हैं उस पर बात धीरे धीरे चलेंगे। हम लोग आप ही के लिए बैठे हैं, धैर्य से हम लोग बैठे रहेंगे और क्रम चलता रहेगा। तो डॉक्टर ए.के. सिंह साहब, आप अपनी बात पूरी रवि को समेटते हुए, हमारे बीच में उद्यान के भी एक वैज्ञानिक आए हैं बरासिन के, वो भी आप लोगों को 5 मिनट में भी अपनी जो बातें हम संसार में बता देंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप बताएं। धन्यवाद जी सर। जनपद से आए हुए सभी सम्मानित किसान भाइयों, जिले के सभी अधिकारीगण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में सहयोग अपना देते हैं। जी साहब ने कहा है कि रबी सीजन से शुरुआत किया है, सीजन की शुरुआत होने वाली है और इस बार तो मौसम ने भी अंत में ही साथ दिया है। तो शुरुआत से अभी बकवा जी ने कहा कि आलू भी एक मुख्य फसल है, सब्जियों में मुख्य फसल आलू है। आलू में किसान भाई सब जानते हैं कि पोटास, गन्ना और आलू दो फसलें ऐसी हैं जिसके उत्पादन में पोटास का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन विगत देख रहा हूं कि लगभग 10 सालों से हर साल पोटास दुकान से या किसान के खेत से पहुंच नहीं पा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना पोटास डाले गन्ने का उत्पादन, आलू का उत्पादन, गन्ने की गुणवत्ता, आलू की गुणवत्ता संभव ही नहीं है। दोनों फसलें ही ऐसी हैं, दोनों फसलों का नेचर ऐसा है कि बिना पोटास की मात्रा के संभव ही नहीं है। और दूसरा ये कि हम लोगों ने गोबर की खाद जो एक सहारा था, वो धीरे धीरे गोबर की मात्रा भी कम होती जा रही है खेत में डालने की। तो इसका ही बता रहा हूँ विकल्प क्या है। आलू की खेती में बस 2 ही ज्यादा नुकसान करता है। नुकसान के तौर पर देखें, लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा, और वो भी 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच, जैसे मौसम खराब होता है सबसे नुकसान करता है। वही यहाँ टमाटर में भी है, वही सब्जी की मटर में भी, तीनों में ड्रैगन ज्यादा होता है। और अगर हम लोग पोटास डालते तो शायद उसका प्रभाव कम होता। तो बीमारी का पोटास का गुण ही होता है कि पौधे में रोग की क्षमता बढ़ाना, फसल की गुणवत्ता बढ़ाना, जो उत्पाद है उसमें चमक बढ़ाना। पोटास न डालने की वजह से, न होने की वजह से वो समस्या और बढ़ जा रही है, आलू में, टमाटर में और सब्जी मटर में। अब विकल्प क्या है कि पोटास महंगा भी है, मिलता भी नहीं है। तो आलू की फसल में सभी किसान भाई 0050 मिलता है, इनको का 0050% सल्फेट भी है, क्योंकि 100% साल्बल है और पौधे को 100% मिल जाता है। तो जब आप आलू की मिर्च चढ़ा लेते हैं, जब कंद बनना शुरू होता है, उस समय एक स्प्रे कर दीजिए 60 ml पर टंकी पहली बार। जब दोबारा करिए 1 महीने बाद, जब फसल हो जाए 65 दिन की, अगर लगता है कि फसल ठीक नहीं चल पा रही है आलू की, तब आप करना है 100 ml पर टंकी। कौन सा? 0050। ये बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है, आसानी से होने वाला पोटेशियम फर्टिलाइजर है। 15 लीटर जी, 15 लीटर टंकी में पहला 60 ml, दूसरा 100 ml है। अगर आप डाल देंगे तो कंद की साइज, कंद सारे बराबर साइज के होंगे, पौधे की पैदावार भी अच्छी होगी। दूसरा, जो ब्लाइट का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, उसका प्रकोप भी कम होगा। अब अगर 65 दिन के बाद जैसे ही आपको लगे कि नवंबर बीतने वाला है और मौसम अभी ठीक है, बस दिसंबर लगने वाला है और रात का तापमान डाउन होने वाला है, तो ये जान जाइए कि बिना बताए, बिना अलार्मिंग के आप ये तैयार रहिए। 100 ml NPK 2020 या 19-19 या 18-18 जो मिल जाए आपके मार्केट में, ये ध्यान देने बात है। 100 ml 2020, 19-19, 18-18, उसी के साथ 30 ग्राम टाटा मास्टर, टाटा किसी नाम मैं ले रहा हूं क्योंकि जितने भी बिकते हैं कीटनाशी या फफूंदनाशी या बीमारी नाशी मिलता है, जो बोरी मिलती है नाम से, बोरी नहीं, NPK का किलो मिलता है, 1 किलो पैकेट मिलता है, वो सस्ता है और अच्छा है।
100% रिस्पांस है। 2020 अनाउंस मिलता है या 19 का अनाउंस मिलता है या 18 का अनाउंस मिलता है, जिस रुपए मिलता हो एक पैकेट आता है 100 रुपए से 120 रुपए के बीच में है, चाहे दयाल का हो चाहे को का हो, इनका भी हो, ज्यादा नहीं। हाँ वो जो फैक्ट्री बैग है शुगर मिल आ रहा है, शुगर में बदाम जी हम बताएं किसान भाई, अगर आपने नेचुरल पोटाश डाला है उसका रिस्पांस मिला है तो बताएं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी दलहन की फसल है जनपद की, मुख्य फसल है तोरिया, तो किनारे हो गई है जिसे मुलाही कहते हैं रामपुर में। बची ये सरसों बर्बाद कर देती है जी, खेत को बर्बाद कर देती है। गेहूं बोले कि कोई जितना चमकी है उसमें लेकिन बर्बाद है 2-3 बार तोरिया जो लाही ना नहीं लाही हो, इधर लाही की फसल वैसे भी जो पूर्वांचल के 25 जिले हैं बलिया तक, सुल्तानपुर से लेकर बलिया तक, इनमें शूट ही नहीं कर रहा लाही के कम्युनिकेशन काफी सिस्टम में। ये पश्चिम में शुरू कर रहा है, इधर नहीं शुरू कर रहा है, ये फैक्ट है। ईस्टर्न प्लेन जोन में ये 25 जिलों में शूट ही नहीं कर रहा है तोरिया की फसल। मुख्य फसल हमारी कौन सी, हमारा कारण बता रहा हूँ, कारण भी हमारे यहाँ आप देखिए कि 1985 की वैरायटी है बीपीटी 5204, जिसे आप लोग कहते हैं वो मसूरी के नाम से। जब से ये लेट वैरायटियों की पैडी हम लोग यूज करने लगे, एक ये कारण, दूसरा कारण इन 25 जिलों में हर पीढ़ी में भाइयों बंटवारा होने लगा। अभी 10 सालों के अंदर 22% किसान मार्जिनल हो गए। जो स्मॉल फार्मर थे वो आ गए 1 बीघा में 2 बीघा में। तो जो हमारी होल्डिंग कम होती चली जाती है तो किसान की क्षमता कम होती चली जाती है। जुड़ा हुआ पहलू है ना कृषि से। जब हम 1 बीघा काश्तकार हो गए, 2 बीघा काश्तकार थे, 4 बीघा काश्तकार थे, ज्वाइंट फैमिली थी 4 भाइयों की, तो हम 20 बीघा काश्तकार थे। अब हर पीढ़ी में बंटवारा हो रहा है। तो हमारी होल्डिंग कम होने की वजह से जो डिजिटल की क्षमता थी, जो मैकेनाइजेशन की क्षमता थी, वो कम होती जा रही है। वो भी एक कारण है। इसीलिए देखिए धीरे धीरे मध्य यूपी से लेकर पूर्वांचल तक सब केवल राइस और पैडी बचा हुआ है। पैडी और व्हीट, केवल पैडी और व्हीट बची हुई है मेन क्रॉप के रूप में। क्यों? क्योंकि अभी होल्डिंग कम होती चली जा रही है। जब एक काश्तकार है, 2 काश्तकार है, तो उसको सब कुछ करना है। ये भी एक कारण है, ये भी एक सोशल कार्य है। अब आते हैं थोड़ा सा, अभी साहब कहा था कि समाज में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पिछले लगभग 2-3 सालों से और विशेष रूप से पिछले साल 15 जनवरी के बाद जनपद के तापमान में एकाएक परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हुआ? टेम्परेचर बहुत हाई हो गया। उस समय क्या होता है, जनपद में जितने लोग गेहूं बोए हुए होते हैं, गेहूं की बढ़वार उसमें पीक पर रहती है। जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री हाई हो गया तो एक ऐलान हो गया फसल को पट्टी की तरफ से कि जल्दी करो, अब टाइम नहीं है, मैच्योरिटी लाओ। तो पौधा अभी मैच्योरिटी में, साइंस वाली बात बता रहा हूं आपको, फिजियोलॉजी कि जैसे ही पौधा तैयार होगा कि ठीक है टेम्परेचर हाई हो गया है, मुझे ज्यादा मैच्योरिटी करना है, अभी मैच्योरिटी की तैयारी कर रहा था, उसके पहले फिर टेम्परेचर डाउन हो गया 10 दिन बाद। जैसे ही 25 जनवरी आई फिर टेम्परेचर डाउन हो गया। अब पौधा परेशान गेहूं का, अभी तो ऐलान हो गया था कि जल्दी जल्दी मैच्योरिटी करना है, अभी मैच्योरिटी बजट मैनेज कर रहे थे, तब तक फिर ठंडा टेम्परेचर हो गया। तो प्लांट में जो स्ट्रेस कंडीशन आई, जिसे हम लोग कहते हैं साइंस भाषा में टर्मिनल हीट, कि फसल के बढ़वार के समय एकाएक तापमान में परिवर्तन जो कि नहीं होना चाहिए हो गया, पिछले 3 वर्षों से हो रहा है। इसी के कारण आप किसान भाई बहुत लोग जानते भी होंगे, जिन्होंने गेहूं की बुआई 20 नवंबर के बाद की है, उन सारे किसानों के गेहूं मरे से या पतले से हो गए। बहुत सारे किसान भाई यही कह रहे थे कि हमने पानी कम लगाया था इसलिए हुआ। पानी का कारण मुख्य नहीं है, मुख्य कारण है तापमान में वेरिएशन। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में जब भी तापमान में वेरिएशन होगा, आपके गेहूं के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस पर भी हम लोगों ने मनन किया है कि विकल्प क्या है।
तो विकल्प के रूप में एक वैरायटी पूषा की है, उसका नाम लिख ले, जल्दी हो सकता है जनपद में अगले साल आ ही जाएगी। ये HT 3385 ये टर्मिनल हीट रेजिस्टेंट वैरायटी है, पूषा दिल्ली से निकल चुकी वैरायटी, अगले बार अपने जनपद में बीज आ जाएगा। HT 3385 जिस पर तापमान परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिक भी इस बात को चिंतित है। आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में जब से युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में केवल आपके गेहूं की मांग है, आप ही सबको गेहूं दे सकते हैं पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, अमेरिका, यूक्रेन, ये 5 देश थे जो सबको पहुंचाते थे गेहूं। दो भाई लोग हैं आपस में, पछुआ हवा को भी बर्दाश्त करें, आप उस पर भी आते हैं, उस पर भी आ रहे हैं, ये बोला ना बीच में, उस पर भी आ रहे हैं। छोटे भी गाते किसान भाइयों के अरे मैंने सवाल किया अभी, मैंने आपसे सवाल किया क्या? अरे जी आपसे सवाल मैंने नहीं किया। अरे सवाल मैंने वैज्ञानिक से किया। सवाल मैंने वैज्ञानिक से किया। किसान किसान भाइयों देखिए, ये कार्यक्रम आपका है, ये कार्यक्रम आपका है, संवाद बनाए रखिए, विवाद को किनारे करिए। ये कार्यक्रम आपका है, महीने केवल 1 दिन आपको मिलता है, आपको महीनों के लिए मिलता है, तो इसका पूरा लाभ दीजिए। जब भी आएंगे अभी उस पर भी आते हैं, गुजरात भाई ने कहा, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा उनका प्रश्न उत्तर दे दें, प्रश्न है उस पर पाएंगे, शाम हो जाएंगे। 1 सेकंड अनुरोध करेंगे जी, जो व्यक्ति कभी बीच में बोल रहा हो पूरा बात सुन लीजिए, उसके बाद प्रश्न करते हैं तो बड़ा मजा आता है। बीच बीच में कूद के आप इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे तो चले बीच में इनको थोड़ा सा संतुष्ट करने की कर दे रहे हैं। क्या है देखिए, इनका प्रश्न जायज है, अब ध्यान सुनिए। अभी वैरायटी नहीं मिलेगी, गेहूं के उत्पादन में यानी अभी 2 साल में मिले, कितनी मात्रा, सिंचाई की कितनी मात्रा, कितनी सिंचाई देना, गेहूं के उत्पादन में 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण है, यूरिया, डाई, पोटास, जिंक कितना डाल रहे हैं, दूसरा कितनी सिंचाई कर रहे हैं और सिंचाई कब कब कर रहे हैं। ठीक, तो उनका प्रश्न अच्छा है, इसलिए बता रहा हूँ। होली के आसपास आपने गेहूं की बुआई क्या जब किया है, चाहे आपने नवंबर किया है, चाहे आप दिसंबर तक किए हैं, आप ये ध्यान रखिए इस बात का, बाली निकलने के बाद, बाली से निकलने के बाद जब दूध बनता है, दूध बनने से बाली में दाने बनने तक लगभग लगते हैं 14 दिन। ये नोट कर लीजिए, बैठ चाहे जो हो, दूध बनने से लेकर दाने बनने तक लगते हैं 14 दिन। उस बीच में आपके खेत में 60% तक नमी होनी चाहिए। अब किसान भाई जाएगा कैसे हम जाने के हिसाब से नमी होनी चाहिए, तो उसका भी देखिए, खुरपा, कुदाली या फावड़ा जो आपके घर में हो, अपने खेत में पहुंचिए, मिट्टी खोदिए और मिट्टी हाथ में ले लीजिए और मिट्टी हाथ में बांध फिर रख लीजिए। अगर वो टूटे ना तो समझिए कि 60% है, अगर रखते ही वो भुरभुरी हो गई तो समझिए कि आपको सिंचाई करने की आवश्यकता है। ये सिंपल सा एक फार्मूला है जो कि थंब रूल हम कहते हैं इंग्लिश में, कि कोई किसान जान जाए आसानी से। तो हमने क्या कहा कि अपने स्थान पर जनपद में आप लोग सब जानते हैं किसान भाई, आप लोग जुड़े हुए हैं खेत से, 2 सिंचाई गेहूं में या बहुत करते 3 करते हैं, जबकि गेहूं में 5 सिंचाई रिकमेंड है तो 6, लेकिन पूर्वांचल में 5 अगर लेना है आपको 55-60 लीटर पर हेक्टेयर तो 5 की जरूरत पड़ती है। और 5 कब कब भी सुनिए, बुआई के 25 दिन बाद, 45 दिन बाद, 65 दिन बाद, 85 दिन बाद, 105 दिन बाद। अब अगर आप चाहते हैं कि केवल हम 3 सिंचाई करेंगे तो आपको हम 3 बता दे रहे हैं, 25 दिन बाद, 85 दिन बाद, 105 दिन बाद, 115 दिन बाद। अगर 3 ही करेंगे तो ये फार्मूला है।
क्योंकि गेहूं के उत्पादन में सिंचाई के समय और कितनी बार सिंचाई करना है इसका सीधा प्रभाव पड़ता है उत्पादन। एक चीज बताया था गेहूं के मामले में, बता देना वैरायटी के बारे में, और बता दूं आपको कि गेहूं में जिंक की मात्रा किसान भाई डालते हैं आप लोग, तो क्या डालते हैं? जिंक सल्फेट डालते हैं कि जिंक डालते हैं? सल्फर भी डाला जाता है, जिंक भी डाला जाता है। मैंने इसीलिए छेड़ा है कि आप क्या डालना चाहिए, क्या डाल रहे हैं। अगर जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो डालना है आपको 25 किलो पर हेक्टेयर या 2.5 किलो पर बीघा, छोटा बीघा 10 वाला 2.5 किलो पर बीघा। और अगर जिंक डाल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो 2.5 केजी पर बीघा। और अगर केवल जिंक डाल रहे हैं जो मालिक्यूल है तो केवल डालना है 1 किलो पर बीघा, छोटा बीघा। मतलब उसको डालना है 10 केजी। जिंक माने मोनो जिंक। उल्टा पड़ रहा है, ऐसा आपका नुकसान हो रहा है, लागत आपकी बढ़ रही है। 21% वाला जो है वो जिंक सल्फेट है और 35% वाला जो है वो जिंक है। जिंक डाल रहे हैं तो 1 केजी पर बीघा। अब आते हैं अभी चने की फसल, चना मटर तो किनारे हो जा रही है जंगल में, और मसूर, मटर को ही रिप्लेस करते हुए मसूर जगह ले रहे हैं। अपने जनपद के लिए, जनपद सुल्तानपुर के लिए मसूर के जो दाने बड़े होते हैं जिसे हम लोग हल्का मसूर कहते हैं, उसको बोलने से बचना है। वो हमारे लिए वैरायटी नहीं है, जनपद सुल्तानपुर की वैरायटी नहीं है। जनपद सुल्तानपुर क्या, 12 रंग की, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और सटावा जौनपुर, इन 5 जिलों के लिए स्मॉल साइज मसूर, जिस मसूर की साइज छोटी होती है वही मसूर। और जिस मसूर में की वैरायटी के आगे 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे तो बड़ा दाना, 2 लिखा रहे तो छोटा दाना, जिस पर 2 लिखा रहे वही वैरायटी, जैसे IPL 225, जैसे IPL 220, ये हमारे जनपद में शूट करेगी। एक वैरायटी और आई है शेखर 5, अभी नई वैरायटी आई 2020 में, कानपुर की वैरायटी है, छोटे दाने वाली है, जिसका उत्पादन बहुत अच्छा है, उसको भी हम ले सकते हैं। शेखर 5 मसूर के। चने में बहुत वैरायटियां जनपद में आई है, लगभग उपलब्ध है। अभी 2 वैरायटियां आई हैं। अपने जनपद में चने की बुआई बहुत सारे किसान धान के बाद करते हैं। हमने पहले बता दिया, जब खेती छोटी हो रही है तो जो जमीन उसमें सब करते हैं लोग। तो जो लोग चने की खेती धान के फसल काटने के बाद करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो नवंबर में बुआई करते हैं चने, जबकि चने की बुआई का समय क्या है, 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर। तो चूंकि आपकी क्लाइमेट और आपकी दशा ऐसी है कि आप नहीं हो सकते किसी कारण से, आपके फसल लगी हुई है, तो जब आप नवंबर में चने की बुआई करें तो केवल एक वैरायटी वो शूट करेगी। एक क्या 2 वैरायटियां हैं, GNG 2144 वो शूट करेगी आपको धान के बाद, और दूसरी है सर बढ़िया है केशव IPC 2007। और जो चाहते हैं अक्टूबर में बुआई करना तो एक नई वैरायटी आई 2020 की, वो है अटल, जिसका कोड है IPC 2005, जो बोलते हैं अक्टूबर में। तो हमको लोकेशन स्पेसिफिक वैरायटी का चयन करना है कि हमारी कौन सी फसल थी। उसके पहले अगर खाली खेत था तो ये बोना अच्छा रहेगा, अगर हमारा धान था तो ये बोना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस वैरायटी की पोटेंशियल दशा में अच्छी रहती है। अब उद्यान विभाग से आए हैं वैज्ञानिक, इसलिए उस पर हम ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में एक कीट है बैगन का, जिसे कहते हैं सूट एवं फ्रूट बोरर। बैगन आप चाहे जब लगाइए, ये सूट और फ्रूट बोरर लगता ही है। और सबसे ज्यादा कीटनाशी बैगन पर पड़ता है। हमारे आपके थाली में जो बैगन आता है, अगर आप मंडी से लाए हैं तो आप समझिए कि क्या खा रहे हैं। हफ्ते में 2 बार पड़ता है कीटनाशी, तब वो बैगन आपकी थाली में आता है।
ये बहुत चैलेंजिंग है। और सूट एवं फूड फोरम ने इतना रजिस्टर डेवलप कर दिया है कि आपका कोई भी कीटनाशी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब स्थिति ये हो गई है, कोराजेन डाल करके किसान थक गया है, नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि उसने रजिस्टर डेवलप कर दिया। जितने भी आप कीटनाशी यूज करते थे सबके अगेंस्ट डेवलप कर दिया रजिस्टर से। तो प्रश्न है कि अब क्या करेंगे? आपने सारे जहर दे दिए, सारी चीज कर लिए, तो एक मोड है आईपीएम का मोड है, और वो मोड आसानी से होगा क्योंकि अब गोरखपुर में भी एक खुलिया सेंटर है एनसीआईपीएम का, लखनऊ में था, इधर और खुलिया उसमें आईसीएम का। तो उसमें एक नया मॉलिक्यूल जो आया है, नाम लिख लीजिए आपको, फ्लूबेंडाएमाइड। फ्लूबेंडाएमाइड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, ये ग्रेन्यूल्स है। फ्लूबेंडाएमाइड ये दानेदार होता है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से। अच्छा थोड़ा सा इसके साइकिल आपको बता दें, साइकिल इसकी जो खेती करते हैं बैगन की गड़बड़ी कहाँ हो जाती है। एक तो इसको जिस खेत में बैगन आपने खेती किया है इस बार, उस खेत में न लगाएं दूसरी बार। क्यों? क्योंकि ये नर्सरी से भी आता है, मृदा से भी आता है, और जब फल पक जाता है जिसमें ये लगता है उस फल से भी आता है। तो इसमें हाइजीन मेजर इशू है। अगर आपने उस पौधे को जिसमें ये कीट लगा था, उस फल को जिसमें ये कीट लगा था, आपने जमीन में नीचे 1 फीट नीचे नहीं गाड़ा जमीन में, और आपने अपने खेत में ही फेंक दिया, तो जब भी आप करेंगे तो उसका पहले से ही वहां पर होश मौजूद रहेगा। जैसे ही आप रोपाई करेंगे फिर ये सक्रिय हो जाएगा। इसलिए इसमें हाइजीन का बहुत महत्व है। पान बोनर पर चर्चा कई बार हुई है। अरहर में और चना में एक ही कीट खतरनाक है, पान बोनर से कहते हैं फली छेदक। चने में किसान भाई सब जानते ही हैं, जहां पर चने के खेत में हर 10 लाइन के बाद या 5 कदम के बाद 1 लाइन धनिया बो देंगे। अगर जो लोग चना बोते हैं, चना में छिटवा बोते हैं, तो 5 कदम के बाद 1 लाइन धनिया की बो देंगे, तो फार्मूलर का आतंक कम हो जाएगा। आप एक फार्मूलर कम से कम आएगा। और फिर प्रयास करिए बुआई के बाद मेड़ के चारों ओर 1 लाइन धनिया की महक कर दीजिए। धनिया की महक से इसके सारे कीट रिपेयर हो जाते हैं। हाँ, जो कम जाता है। गलेला ज्यादा फैलने का कारण क्या है? ज्यादा सबसे बड़ा कारण आप उसको समझिए, कैसे फैलता ज्यादा ये। 1.5 फीट मतलब 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन दूरी, आधा फीट मतलब 15 सेंटीमीटर पौध की दूरी, ये व्यवहार में हो नहीं पाती। इसीलिए एक पौधे से दूसरे पौधे पर, एक पौधे से दूसरे पौधे पर ये आसानी से फैल जाता है। तो इसलिए अगर आप छिटवा बोते हैं, छिटवा बोने के बाद भी जब फसल हो जाए 40 दिन की, तो अपने खेत में बीज करिए और साग के रूप में आप निकाल लीजिए कुछ पौधों को, कुछ पत्तियों को, और उनको जो है वर्टिकल कर दीजिए। कम से कम आधा फीट की दूरी मेंटेन हो जाए। तो उससे क्या होगा कि आपके पूरे खेत में फार्मूलर का इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर हो ही जाता है तो लिख लीजिए उसका नाम, अगर हो जाता है। एक बहुत आया है, बहुत ही सेफ है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, न ग्रेन पर है न सॉइल पर है। कार्बोसल्फान 65 ml पर बीघा, जो छोटे बीघे काश्तकार हैं, 650 ml पर हेक्टेयर। और ये जो बता रहा हूं कार्बोसल्फान, ये अरहर के केस में और चना में दोनों लागू होगा, दोनों प्रयोग करते हैं। अब किसान भाई के पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए।
अगर लाइन से बुआई करें हाँ बता रहे हैं, लाइन से लाइन 1.5 फीट, पौध से फीट आधा फीट, 45 गुणे 15। जो बड़ा महत्वपूर्ण आपने किसान क्रेडिट वाला उसी से आप लोग से पूछ रहे थे क्या निवेदन है हमारे जो अधिकारीगण हैं, जैसे आप जो है वहाँ से बीज की आपूर्ति होती है किसानों के लिए, तो अभी आप आपके बीज पहुँच गए हैं। अब ईमानदारी की बात है, जो किसान है लगभग जो 1 एकड़ 1.5 एकड़ या बड़े किसान हैं, वो लोग जो है मतलब आधे ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, और उसके बाद जो है आप कृपया सरकार से, शासन से ये अनुरोध करें, आप लोग मान लीजिए कि अगले वर्ष में इसको 15 दिन पहले, हाँ मतलब जो है अब किसी व्यवस्था को आई हो गई आप समझिए सर कि हम लोग इसकी बुआई पिछले हफ्ते में कर हो गई है बुआई, और दुष्प्रयोग आपकी बात से हम लोग देखिए, सरकारी दुकानों पर बीज अभी पहुँच रहा है। सुनिए हमारी बात, हम आपकी बात से मतलब असहमत नहीं है, सहमत होते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है, वो किसान जो किसान अपनी एक फसल लेते हैं, उनका खेत खाली था, वो बुआई कर सकते हैं, ये सर्वमान्य है, ये हम भी माने, हम भी किसान के घर के। रही बात कि उन किसानों के लिए भी सोचिए जिनके पास जो छोटी है, जो एक फसल लेने के उपरांत ही दूसरी फसल लेते हैं, तो वो भी अभी बुआई करने के लिए रेडी हैं। हम आपकी बात से असहमत नहीं है, वो बात ठीक है कि ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही आ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, वो चीजें आपके हम नोट कर ले रहे हैं, उसको हम आगे मतलब संज्ञान में ले। इसमें मैं आपको टोकना चाहता हूँ, जो आपने एक चीज कहा कि छोटे किसानों को अभी जो है बुआई का समय है, लेकिन मान्यवर आप बुरा न लगे, छोटे किसान कोई पाते नहीं। आप केवल किसी ब्लॉक से आप उनकी ओर रिकॉर्ड निकलवा लीजिए 3-4 साल का। मैं 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ गांव तो ऐसे जहां अरहर को ले जाकर उसको दरवा के दाल बनवाए थे। ये तो आज 4 मीटिंग पहले ये कहा गया था कि व्यवस्था हो जाए कि ये देखिए व्यवहारिक में जो है एक फॉर्मेलिटी है कि हमारे बीज वगैरह सब पहुंच रहे हैं। बीज पहुंचने का मतलब होना चाहिए सर, और किसान जो है इतना आपाधापी में रहता है कि हमारे पास नमी है भैया, थोड़ा बुलवा दो, थोड़ा खेत इतना है क्या जिसके पास 2 बीघे ना, वो छोटा थोड़ा छोड़ देता है, धनिया के लिए अलग, आलू के लिए अलग, गेहूं के लिए अलग। आपकी बात तो कबूल किया ये 3 बार से कहा जा रहा है, इसके लिए थोड़ा एडवांस आप प्रक्रिया करें। ठीक है, इस बात को नोट कर लिया जाएगा। किसान भाइयों को एक छोटी जानकारी देना है। आलू का बीज 19 तारीख को लखनऊ में डेट मिली है, इसका मतलब अगर समय से मिल गया उसी दिन तो 20 तारीख की सुबह यहाँ आ जाएगा। तो जिनको भी बीज चाहिए, एक एप्लीकेशन बस 2 लाइन कितना हमको बीज चाहिए। 3325 रुपया पहले रेट निर्धारित हुआ था F1 का, सरकार ने मूल्य पर ही 1000 रुपया की छूट कर दिया है वहीं से, तो 2325 रुपया प्रति कुंटल आधारित ऊपरी सिंदूरी अपने यहाँ इलाट हुआ है 100 कुंटल आलू बीज, 2325 रुपया प्रति कुंटल बीज है। जिन किसान बंधुओं को बीज चाहिए, एक छोटे से कागज में और जो राजकीय उद्यान अमाहट है उसके 1 नंबर गेट से आप बस एप्लीकेशन में अपना कि हमको इतना चाहिए, नगद मूल्य पर मिलेगा, अपना एक एप्लीकेशन मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा तो आपको सूचना भी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ रात में ट्रक निकलती है लखनऊ शहर के अंदर दरअसल कोल्ड स्टोरेज, तो आपको बहुत सुबह हो सकता है जानकारी मिले, तो नंबर 1 या 2 लिख दीजिएगा आप। और
जिस दिन आता है तो बीज इतना कम मात्रा में रहती है, तो बीज से तो कोशिश करिएगा बीज ही बनाइए और 20 तारीख के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। इतनी सूचना दे दीजिए। अब जो है जैसा विशिंग कह रहे हैं किसान डेट के बाद में आप लोग वो एडीएम साहब हमारे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एडीएम साहब आगे वो बताने जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट हमारी सुनो। पिछली बार जो है आपसे मैंने निवेदन भी किया था, ये जो कहीं कहीं किसानों की जैसे जो खतौनी है तो उसमें 2 एड्रेस 2 पता हो गया है, तो ये आप कह रहे हैं कि पता के नाते हम इसको नहीं बना पाएंगे और इतना लंबा प्रोसेस है कि वो जल्दी वो ठीक नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या उपाय है? आपसे बात कहाँ गए उनसे जरा इसके बारे में आप बताएं। एडीएम साहब हाँ वही तमाम गलतियां हो रही हैं, लेकिन उसके लिए तो आधार कार्ड जब है जो उसका एड्रेस है उसी का मानना चाहिए, उसे करना। सभी को नमस्कार। ये आपका प्रश्न एकदम जायज है कि आधार में त्रुटिवश जिस प्रकार से भी ये इशू आता है कि एक से अधिक एड्रेस दिखते हैं, हम खतौनी में अलग दिखता है और बैंक इस चीज़ को देखिए। एक्चुअली में नियम तो यही कहता है कि हमारा जो है जो आधार में है वही रहे, या मतलब क्या होता है डिस्क्रिपेंसी आती है। आप एकदम सही है, मैं ये नहीं कह रहा सर, ये आप ऐसा है, आधार की बात जो है वो खतौनी है, आधार के एड्रेस पे भी खतौनी है, लेकिन जैसे उसके 2 गांव में या 2-3 जगह हैं तो किसी में अलग गांव का एड्रेस हो गया है, तो आधार के गांव का तो है वो बात सही है, वो तो फिर बनना चाहिए, वो कहते हैं नहीं बन पाएगा जी। वो उसका कारण ये रहता है कि क्या होता है कई बार डिस्क्रिपेंसी आती है। अब इसमें वैसे तो नियम के अनुसार ये होता है कि भाई आपके जितने भी गांव मान लीजिए 1 से ज़्यादा गांव में भी हमारे पास जमीन हो सकती है, तो वाजिब सी बात है। और उसमें एड्रेस का ये जो इशू आ रहा है इसको हम पिकअप कर लेते हैं, हम कोशिश करेंगे कि मैसेज कर देंगे और ये इशू ना आए। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस एक ही होना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे हम लोग सहमत होंगे। अब बात किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए अपने खसरा खतौनी और जहाँ पे 1 से ज्यादा हिस्सेदार हैं तो वहाँ हिस्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहती है केवाईसी। तो ये मैं एक मैसेज नोट कर दूंगा, लेकिन हम लोग अपने तरफ से ये सुनिश्चित जरूर करें कि संभव हो तो एक ही एड्रेस रहे ताकि ये डिस्क्रिपेंसी आए, ताकि एड्रेस हम लोग कभी नहीं कहीं तो ये तो कंप्यूटर से वो फाइल हो जा रहा है, कहीं लोग पहले कहीं और निवासी थे अब यहाँ आ गए, तो कुछ खतौनी में वहाँ का निवास है लेकिन यहाँ का भी है, तो यहाँ का अगर है तो उसी आधार पे कर देना चाहिए। हमको तो नहीं लगता इससे कोई ऐसी बात। देखिए कुछ केवाईसी की सीमाएं नियमावलियां रहती हैं, उसके तहत बैंक भी बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बनाना नहीं चाहते, बनाना है और बनाएंगे। मैं ये कह रहा हूं उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम देखिए आप लोग अपने स्तर से इसको नोटिस करके अगर सुधार सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तो ये तो पहली चीज है। और अगर तो देखिए उसमें एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम अपने तरफ से मैसेज एक फ्लोट कर देते हैं बैंकर्स को कि अगर ऐसी अवस्था में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कोई आवेदन आता है तो उसको इस बेसिस पे निरस्त ना करें। लेकिन इसमें जब आप सुधार करा लें उसके पश्चात एक प्रमाण पत्र या जो सुधार करने के बाद बैंक को केवाईसी के रूप में वो जरूर दें, ये हो सकता है, प्रोसेस में हो जाए। देखिए क्या होता है दोनों चीजें हैं। इसका कहीं कोई मान लीजिए कोई चीज गलत होता है, किसी प्रकार से कोई गलत चीज बन जाए या ऐसा इशू आ रहा है तभी ये बैंकों के नियम आते हैं। मैं इस मैसेज को जरूर आप इस मंच से जो सुनिश्चित करता हूँ कि हम अपलोड कर देंगे, इस कारण से किसी का ना रोका जाए, लेकिन सुधार के बाद आप उसका प्रमाण पत्र अवश्य शाखा में जिम्मेवारी के साथ मतलब ये देना सुनिश्चित करें, वो हो जाएगा। गन्ना विभाग की साहब, गन्ना विभाग या किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई बात जिला अधिकारी आएंगे, वीडियो
आज आप चल लेने दीजिए, उसके बाद लोगों की समस्या और उससे सुना उससे तो लगभग हो ही गया है। बोले आने के बोले 5 भाई के नाम खतौनी है। देखिए साहब, ये मौखिक रूप से क्लियरिटी, हम 5 भाई हैं और एक मतलब आप मान रहे हो कि 2.5 बीघे है, ये मान लिया है बराबर हिस्सा होगा। आपके अनुसार ये बात सही है, लेकिन बैंक के लिए देखिए हम पकड़ लिए तो दिलाए लगे और उसमें तहसीलदार या जहाँ से भी ये वो आवश्यक है, इसलिए वो प्रोसीजर करवाएं। आप ये कहें कि मान लिया जाए देखिए सर, ये प्रोसीजर की बात है। इसमें नहीं, ये ऐसा नहीं है, प्रोसीजर है और उसमें इसका प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आपने कहा हमने मान लिया, ये मौखिक रूप से माना जा सकता है। सही जगह हिस्सा प्रमाण पत्र अभी आगे बोलिए एक करके बात करेंगे और सुनाई देगा सभी। इसी में देख ले थोड़ा सा बैंक पे सबकी बात नहीं करते, ये समझते हैं कि बेकार की चीज है, इसमें कोई लाभ नहीं है। अब हो जाते हैं, हम लोग परेशान होते हैं, तो इसके लिए कि आर्टर न होने कौन समस्या सुना जाए, सारी व्यवस्था हो, सामाजिक तरीके से उनको बताया जाए कि आप आर्टर के करीब पहुंच रहे हैं, इससे उनको अदायगी भी करना है, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। और पता चला कि लेते गए और जमा नहीं किए, मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ। आप चर्चा करें, मैं सभी लोगों को सहयोग के लिए व्यवस्था कराएं। कुछ चीजें हैं आपके अधिकार नहीं है, कि जैसे अभी जांच कराना हुआ उपनिबंधक के यहाँ से 2000 रुपए 4000 रुपए, इस प्रकार की स्थिति में लोग बहुत परेशान होता है कि जितना मिले नहीं उससे ज्यादा इसमें लगाओ इसको यार। हम लोग एक करके सबकी बात सुनेंगे और बिल्कुल अपनी बात रखेंगे। ये बात एकदम सही है कि भाई देखिए, आपको खसरा निकालना है या खतौनी निकालनी है, कुछ चीजें तो ऑनलाइन मिल जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी के यहाँ जाना है और वहाँ भाई हिंड्रेंसेस आते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वो इश्यूज आते हैं, अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाते, उसमें अलग से लोग आ जाते हैं। पहले 5 साल पहले बात थी कि उसमें किसान को नहीं जाना पड़ता, उसके बाद अपने खेतों पर नहीं कराना पड़ता था। लेकिन ये खाली को नियम आ गया कि छोटा ही किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सबको पंजीकृत कराना पड़ेगा। सबको 5000 रुपये में 2000 जाकर क्या नियम है भाई किसान का? देखिए क्या है, ये बैंक का इंटरनल नियम नहीं है। रिजर्व बैंक में हम लोग भी जो वर्किंग करते हैं, रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के अनुसार बैंकें अपना जो है वर्किंग करती है। उसमें ये नियमावली है कि 1,60,000 तक की धनराशि पे ये बाध्यता नहीं होगी कि बैंक आपका मतलब किसान क्रेडिट कार्ड बनाएगा 1,60,000 तक तो आपसे बंधक नहीं करेगा, ठीक है। ये छूट दी है। उसके ऊपर के लिए देखिए क्या है, नियमावली है, बैंक से कहीं और मैं जान रहा हूँ कि हम सभी लोग बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं उसी के लिए। अब वो अगर कोई ऑथेंटिक चीज ऊपर से आई हुई है, फॉलो करना उसको पड़ेगा। और खसरा हो चाहे खतौनी हो, वो उसी बेसिस पे देखिए, किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड बहुत सस्ता ऋण है, इससे सस्ता आप यकीन मानिए कोई ऋण नहीं है। और मैं बताता हूं कि हम लोग डिफॉल्ट क्यों करते हैं या कैसे हो जाता है, उस पर हम लोग को विचार करना चाहिए। देखिए क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड बहुत सस्ता 7% पे मिलता है, सादा ब्याज 100 रुपए के 7 रुपए। और यदि हम 365 दिन के भीतर एक बिल के लिए ब्याज के साथ पूरा जमा कर दें तो 3% की छूट आपको किसान क्रेडिट कार्ड वाले खाते में दी जाती है।
इसके बहुत फायदे हैं। एक केवल हमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है वही नहीं, उसके साथ मान लीजिए हर साल आपको 10% की बढ़ोतरी भी दी जाएगी। देखिए ये हम लोग जब नहीं जमा कर पाते हैं, कई कारण होते हैं, कई हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जानबूझ करके नहीं जमा करता। हमारे किसान भाइयों के साथ भी समस्याएं होती हैं, आपत्तियां आती हैं सभी के पास। तो इसमें ये प्रावधान है कि केवल एक दिन के लिए, मैं मानता हूं आपके पास हो सकता है जिस दिन जमा करना हो उस दिन आपके पास पैसा ना, कहीं किसी ने ये तो नहीं बोला है कि साहब पड़ोसी से लेकर के नहीं दे सकते हो या रिश्तेदार से लेकर के नहीं दे सकते हो, सिर्फ एक दिन की बात है। एक दिन के लिए यदि हम सभी लोग इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली ले लें कि एक दिन के लिए अगर जमा कर देंगे ले करके तो अगले दिन आपको वापस मिलना ही है साहब। 24 घंटे के लिए लिया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि हमारे इतने किसान भाइयों के बीच में कोई भी ऐसा ये कह दे कि साहब एक दिन के लिए हम किसी से नहीं मदद मांग सकते हैं। तो इस चीज को सरलता पूर्वक हम लोग समझेंगे। अब 365 दिन के भीतर अगर एक बार हम जमा कर देंगे तो 3% का लाभ तो हमें प्राप्त हो ही रहा है, हमें 10% की बढ़ोतरी प्रत्येक वर्ष में प्राप्त हो जाएगी। अगर हम बयान हल्की देते 5 भाई और अगर हम बयान हल्की चूंकि हमसे ली जाती है, हम बयान हल्की देते मेरा शेयर ये बना है और अगर मेरे द्वारा दी गई बयान हल्की अगर गलत पाई जाती है तो हम दोषी पाए जाए, हमसे इसकी रिकवरी की जाए। तो ऐसे में बैंक उससे वकील और उनके पास जाने से इनका काफी पैसा बच जाएगा। क्या इस पे आप कुछ मैं आपको बताऊं सर, देखिए कुछ चीजें क्या है, देखिए बहुत सिंपल सी चीजें जो समझने की बात है। बैंक आपको लोन देता है, ठीक है, लेकिन बैंक किसी भी लीगल इशू में खुद को नहीं डालना चाहता, इस चीज को समझिए। ये लीगल चीजें हैं, बैंक का काम है लोगों से जमाएं प्राप्त करना और उन जमाओं को प्राप्त करने के पश्चात उसको ऋण के रूप में बांटना, ये बेसिक कार्य है बैंक का। आप एकदम सही है कि अगर इस चीज को मान लिया जाए तो हम लोग वकील के चक्कर से और तहसील के चक्कर से बच सकते हैं, परंतु बैंक किसी भी लीगल बाइंडिंग में नहीं जाता है। इसलिए वह आपके तहसील से या संबंधित पदाधिकारी जो सक्षम अधिकारी है उससे वो रिपोर्ट मांगता है। ये बात प्रैक्टिकली देखा जाए तो एकदम सही है कि 5 भाई हैं और वो अपना दे देते हैं, ये समझ में आता है। मौके के रूप से देखा जाए तो भाई 2.5 एकड़ अगर है और 5 भाई हैं तो ये माना जा सकता है कि 5वां हिस्सा सभी के पास बराबर रूप से हो जाए। लेकिन बैंक चूंकि किसी लीगल फाउंडेशन में नहीं फंसना चाहती है, इसलिए इस चीज को समझें, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे चल करके बैंक का तो जब ऋण वापस नहीं आता तो ये सतत प्रक्रिया है वसूली की, ठीक है, बैंक वसूली के लिए जा सकता है। लेकिन अगर बाद में ये पता चले कि जैसा हमारे महोदय ने बताया कि 5 में से अगर किसी एक ने भी हमको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, ये माना जा रहा है कि 99% कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे, 1% भी अगर कहीं गलत इंफॉर्मेशन आती है तो बैंक फिर अपनी रिकवरी के साथ साथ दूसरे लीगल प्रोसीजर्स में फंसना नहीं चाहता। ये बहुत क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए। किसानों के साथ है, ये सिर्फ किसानों के साथ है। बस TDI, ओमेक्स, आवास विकास जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी ही जमीन पे एक कागज दे करके, उनके पास कोई जमीन नहीं है, हमारी ही जमीन का पेपर दे करके और आप उनकी कई करोड़ के ऋण दे देते हैं उनको बिना उसमें, और पता चलता जब वो डिफाल्टर होकर भागते हैं तो कहीं आपको सुविधा हो नहीं। सिर्फ हमारी किसानों के लिए एक बात और नहीं है कि जब आप उसको क्रेडिट कार्ड पे जो है लोन देते हैं तो फसल का बीमा देते हैं, कितना निगरानी करके आप जो है हमको माफ किए हैं, हमारी फसल को सांड चल ले रहा है, नष्ट हो जा रही हमारी फसल। जब आप हमको क्रेडिट कार्ड पे बीमा देते हैं, हमारे लोन का बीमा करते हैं, तो उसके बाद क्या हमको उसका लाभ मिलता है? मिलना मैं उसी पे आ रहा हूं। ये बताइए कि यदि आपके जो है उस क्षेत्र में 25-40% जो है ना आपकी फसल नष्ट हो जाएगी तब आपको पता चलेगा। अभी सारा टाइम ये जो है वेस्ट कर लेंगे और कोई बात जो है ये खाद नहीं होगी। माननीय मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसानों को शोषण करती है बीमे पे तो किसान अपना बीमा अपने खेत का कराता है, ना कि पूरे गाँव का। आप जान लें, देखिए बीमा में छुट्टा जानवर नहीं है ये, उनका मतलब सारे लोग एक मत होकर देखिए सही कह रहा
काम दे, ये जो अभी इन्होंने बताया इनके बस की बात नहीं है, सही बोल रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। उसमें ऐसा है, जब जिलाधिकारी महोदय यहाँ आए तो ये उनसे कहा जाए कि आप ऐसी व्यवस्था अपने यहाँ से सुनिश्चित कराएं कि ये इसका सरल हो सके। वो शासन की प्रतिनिधि होती है, ये गाइडलाइन का पालन करते हैं, केवल वही पालन कर पाएंगे। बिना मतलब इनके आरोप प्रत्यारोप न लगाया जाए, समय न बर्बाद किया जाए कि अब साहब आएंगे तो केवल उनसे ये कहा जाए कि ये जो केसीसी या तमाम किसानों के लोन है उनको सरल बनाया जाए, उनको कोर्ट कचहरी से दूर रखा जाए। ये जो होगा उसी का फॉलो करें। बीमा का लाभ सुनिए, ऐसा है अप्लाई किया हम लोग एक करके किसान ने जो है सुनिए, मेहनताना ले लिया। अभी जैसे किसान कहाँ वकील के पास जाता है, बैंक से यही मैं कह रहा हूँ, मेरा मतलब के ऊपर केले पड़े ये सवाल उनके दिमाग में है। आप सिग्नल आईडी पे एक खाता धारक कार्ड आपने इंश्योरेंस किया और लड़की पसंद हुई तो आपने कह दिया 40 बीघा आधा गांव पूरा क्षेत्र बीमा कंपनी पैसों का लूट करती है किसानों बीमा होता है, पैसा काटा जाता है, उनसे बात करिए ना, वो जवाब देंगे उनसे। समझ से नहीं है। चलिए आगे सारे लोगों की बात यहाँ तक पहुँच जाएगी और आपका सदन सुचारू रूप से संयमित चलेगा और समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। एक आदमी बोले तो दूसरा आदमी साथ में फिर बोले। आइए समय हम लोग बैठे हैं, आप ही के लिए बैठे हैं, इतना शांति से आप बात करेंगे उसका उत्तर मिलेगा। देखिए समय बड़ा कीमती है। क्या है पाठक जी, कठिन है। कहना चाह रहे हैं बताएं, अब इनको सुन लिया जाए। ऐसा है, किसी अप्लाई किया, वकील का मेहनताना दिया, उसने क्या किया कि जो उसके सिंगल खाते थे, आप समझ लीजिए 18, उसमें तो उसने जो है ना अमाउंट भरा, उसके बाद किसान से कह दिया कि आप 61 खा ले आइए, मतलब उसमें उसको मेहनत ना करना पड़े, वहाँ से आपका मतलब जो है अच्छा किसान पहुँचा जो है तहसीलदार के यहाँ से, तो 61 खा जो है उसका प्रावधान ही उसने बताया समाप्त हो गया है। अगर माइनर इरिगेशन के यहाँ कोई अधिकारी हो, है कोई माइनर इरिगेशन सुनिए, उसमें सीमांत जो है लक्ष्य श्रेणी के किसानों को जो है छोटी बोरिंग कराने का प्रावधान है सरकार द्वारा। उसके बाद जो है उसमें 61 खा लगता है, तहसीलदार ना इनके यहाँ सड़क
उनके यहाँ जो है 2-3 लोगों ने अप्लाई किया इसमें जो है हमको ट्यूबवेल लगवाना है, वो इकट्ठा निर्गत नहीं कर रहे, कोई एप्लीकेशन को जो है ना मतलब लेने को तैयार नहीं। अब आप बताइए उसमें किसान क्या करें? पाठक सीएम साहब जाने दीजिए, आप बिना मतलब से समय का सदुपयोग करते हैं। जो मूल बिंदु है, जो पिछले किसान दिवस में कार्यवृत्ति अभी आपको मैंने दिया है उसको आप पढ़ेंगे। जिस विभाग से जहाँ से आप लोगों को संतुष्टि असंतुष्टि हो उसको बताएं, या तो कहिए मैं सीधे साहब बुला लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि एक बार हम पढ़ते हैं, एक बार आप संतुष्ट होती है तो समय हम लोग खिंचता चला बुला लीजिए बिना उनके। जो देखिए ये लोग तो दिए ही हैं जवाब, अब असंतुष्ट है तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी? तो अधिकारी या तो आप सुनिश्चित कर लें या तो साहब आए हैं क्या? यार ऑलरेडी आए नहीं मिली ना कुछ हुआ। औरंगाबाद औरंगाबाद 4-5-7 साल एक मिनट साथ जाइए, कोई है उनके माता नहीं करनी का अभी यार एक अनुरोध आपसे, अब मैं साथ हो जाइए, एक अनुरोध आपसे मैं कर दूं। बहुत से अधिकारियों का आज कोर्ट में पेशी होती, लोग काफी गए जैसे नलपुर के लोग हैं, अब यार तो जो उनके आए हुए जनप्रतिनिधि है वो सम्यक उत्तर देंगे। दूसरी बात यह है कि जिन विभागों से आख्याएं प्राप्त हुई है